हेलो दोस्तों, मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल आरएम स्टडी पे। ये आपका आखिरी सेशन होने वाला है क्योंकि आज की सेशन में आपका 500 क्वेश्चन जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी आपकी तैयारी कर चुके होंगे। अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों। अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर आप अपनी मेहनत को सक्सेस में तब्दील करेंगे। तो आज का सेशन को शानदार बना कर सेशन शुरू करते हैं। इसके पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। और टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए मेरा टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उधर से जुड़ सकते हैं आप। तो आज की सेशन को शुरू करते हैं। ये जो 474 आपका होमवर्क था, ठीक है। 360 वाट बल्ब आर पैरेलल अक्रॉस द 60 वोल्ट पावर लाइन इफ वन बल्ब बर्न ओपन, ठीक है। इसका मतलब आपका 3 बल्ब ऐसा कनेक्शन हुआ है, ठीक है, पैरेलली कनेक्शन हुआ है। तो एक बल्ब आपका कट गया होगा तो 2 बल्ब जो है आपका रिमेन ग्लो करेगा। ऑप्शन डी इधर आपका सही आंसर है। द अदर 2 बल्ब आर लाइट, ठीक है। उसके बाद का जो था 475 का, ए 40 watt bulb connected in series with the room heater. If now 40 watt bulb is replaced by the 100 watt bulb, then heater output will be, मतलब ये वाला एक आपका हीटर कॉइल है, ठीक है। ये वाला आपका हीटर कॉइल है। इसका आउटपुट में आपका लगा हुआ था एक बल्ब जिसका 40 वाट था, ठीक है। फिर क्या किया गया, इसको रिप्लेस करके आपका 100 वाट बल्ब लगा गया, ठीक है। तो हीटर का जो आउटपुट था वो क्या होगा। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जब 40 वाट था, 40 वाट मतलब लो वाटेज का हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लो वाटेज का आपका रेजिस्टेंस जो है हाई रहता है। तो अब उसको रिमूव करके 100 वाट लगा दिया गया। उसका मतलब आपका जो हीटर का रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वाटेज हाई हो गया, मतलब आपका लो रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा बल्ब का। तो अगर सर्किट का रेजिस्टेंस लो हो गया होगा तो आपका जो करंट क्या है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, हीटर आउटपुट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इधर आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। हाउ मच रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट 12 वोल्ट बैटरी टू 3.6 मिली एम्पीयर, ठीक है। आपका वोल्टेज दिया गया है और करंट दिया गया है। आप रेजिस्टेंस का तो निकाल सकते हैं, आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। वोल्टेज आपने क्या दिया गया, 12 वोल्ट दिया गया है आपका। करंट कितना है, 3.6 मिली एम्पीयर, मतलब इंटू 10⁻³ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा 12 डिवाइड बाई 36, आपका ये वाला -3 को एक ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो उधर क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा और एक 10 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3.6 जो है इसको मैं 36 कर लिया हूँ, ठीक है, इसलिए इधर आपका 10 आ जाएगा। तो इधर आपका सोल्यूशन करने के लिए आपका 3 पे कट रहा है, ठीक है। तो उसका जो आ जाएगा उसका आंसर आपका 3.3, क्योंकि 10 है, 10/3 जो 3.3 आएगा इंटू 10⁻³ 10⁻³ किलो में आता है। तो ऑप्शन ए इधर आपका सही है, 3.3 किलो ओम, ठीक है। चलते हैं आगे। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपका एग्जाम पे पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया गया है 10⁻−10 मीटर। और इसको करने के लिए पहले आप ऑप्शन पे चेक करिए कि कहीं पे अगर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ होगा तो ये वाला सही होगा, क्योंकि मीटर में आपका आएगा 10⁻−10 मीटर। अगर सेंटीमीटर आ जाएगा तो 10⁻−8 मीटर होगा उसका सही आंसर, ठीक है। देखिए, अगर मीटर में है तो 10⁻−10, अगर सेंटीमीटर है 10⁻−8। ये जो चीज़ है आप दिमाग में बिठा लीजिए, ऑप्शन को चेक करके आंसर पे क्लिक करना, ठीक है। चलते हैं आगे। A current of 16 ampere divided between two branches of a parallel resistance 8 ohm and 12 ohm respectively. The current in each branch is, ठीक है। मतलब आपको कहा गया है आपका 2 रजिस्टर जो है पैरेलली में है, कनेक्ट हुआ है। उसका जो इनपुट करंट है वो है आपका 16 एम्पियर, ठीक है। उसका ब्रांच करंट का आपको पूछा गया है, ठीक है। मतलब ये वाला आपका I1, ये वाला आपका I2, ये वाला टोटल करंट I है आपका, ठीक है। तो इधर आपका करंट डिवीजन फॉर्मूला आप डाल के आसानी से निकाल सकते हैं। करंट डिवीजन फॉर्मूला क्या है, टोटल करंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ओपोनेंट रेजिस्टेंस
ठीक है। ओपोनेंट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर ये वाला ब्रांच का करंट निकालेंगे तो इसको ऑपोजिशन पे लेंगे, और अगर इसका करंट निकालेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस को ऑपोजिशन पे लेंगे, ठीक है। मतलब आपका I1 अगर निकालेंगे तो R2 को ऑपोजिशन में लेंगे, अगर I2 का करंट निकालेंगे तो R1 को ऑपोजिशन लेंगे, ठीक है। तो पहले हम I1 निकालते हैं। I1 का क्या आएगा, इनपुट करंट कितना है आपका 16 एम्पीयर दिया गया है आपका, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई ओपोनेंट रेजिस्टेंस कितना है, I2 का ओपोनेंट कितना हो जाएगा, मतलब एक आपका था 8, एक आप था 12, ठीक है। तो ओपोनेंट में आपका आ जाएगा 12 और मल्टीप्लाइड बाई सम हो जाएगा 12 और 8 मतलब 20, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करने से आपका क्या निकलेगा ये भी आप देख लीजिए, है ना। 4 3 जे 12 आ जाएगा, 4 5 जे 20 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो उसको अगर आप सोल्यूशन में एक्चुअली पे सोल्यूशन में आएंगे तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 48, ठीक है, डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9.6, ठीक है। तो 9.6 देखिए ब्रांच करंट किसका है, देखिए इधर आपका ब्रांच करंट एक है आपका 9.6, तो एक अगर 9.6 निकल आया तो 16 से 9.6 माइनस कर लेंगे तो 6.4 आपका आएगा आंसर, ठीक है। एक है आपका 9.6, दूसरा है आपका 6.4, ठीक है। तो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। इधर चलते हैं आगे। आपका इधर दिया गया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट टू वाट एक्सेप्ट, ठीक है। इधर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका वाट का जो फॉर्मूला है तीनों का सही है और एक को छोड़ के, ठीक है। तो देखते हैं, आपका पहले पता होना चाहिए पी का, पी इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, ठीक है। यहाँ पर कोई है नहीं है, ठीक है। और एक है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। ऑप्शन ए में एम्पियर और ओम का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ओम, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही है। जूल पर सेकंड तो पावर का आपको पता है, ठीक है। और एम्पियर पर वोल्ट, ठीक है। पी इज इक्वल टू, देखिए ये वाला है आपका हो गया गलत, क्योंकि पी इज इक्वल टू वी आई मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर। ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, एम्पियर पर वोल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका गलत आंसर है। इधर चलते आगे। एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन वर्क फ्रॉम, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब है इनमें से कौन सा सप्लाई में चलता है, ये आपका होमवर्क है, आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। चलते आगे। इन ए लैम्प लोड व्हेन मोर देन वन लैम्प आर स्विच्ड ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। पहली बात तो ये है कि वन लैम्प से ज़्यादा आपका सर्किट में कनेक्शन हुआ है तो आप अगर स्विच ऑन करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी है आपका सही आंसर। इधर चलते हैं आगे। देखिए ये वाला सवाल का मैंने आपको कल जो है उसका फार्मूला बता दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कॉपर वायर ऑफ ए सर्टेन लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज ड्रॉन आउट टू 3 times its length without changing volume, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी बिकम, ठीक है। विदाउट चेंजिंग वॉल्यूम मतलब वो वाला जो वायर है उसको स्ट्रेच किया गया है, इसलिए उसका वॉल्यूम जो है सेम है। तो स्ट्रेच करने के लिए मैं जो बोला था आपका लेंथ में अगर स्ट्रेच किया गया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैं आपको कल बताया था, ठीक है। इधर देखिए लेंथ में कितना स्ट्रेच किया गया है, 3 times स्ट्रेच किया गया है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3L, तो इसका क्या हो जाएगा 9L का स्क्वायर हो जाएगा, तो ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है इधर 9 टाइम हो जाएगा, ठीक है। द न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम 9 टाइम। ऑप्शन सी इधर आपके लिए सही आंसर है। चलते हैं आगे। इफ आई आर एंड टी मतलब आई का करंट, आर का रेजिस्टेंस और टी, देन द अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट आर प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला हाथ दूंगा, ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये वाला जो है हीट का एक फॉर्मूला है जूल्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इधर आपका सही आंसर है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आगे। द पावर मेजर द टर्म ऑफ द डेसिबल इन केस ऑफ, ठीक है। आपका जो पावर मेजरमेंट होगा इन टर्म ऑफ द डेसिबल, इस 4 ऑप्शन में से कौन किसका जो है मेजर होगा, ठीक है। वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो है आपका सही आंसर, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आपका जो पावर मेजर होगा इन द टर्म ऑफ डेसिबल। ठीक है, तो चलते हैं आगे। वायर ऑन रजिस्टर आर अनसुइटेबल फॉर यूज हाई फ्रिक्वेंसी बिकॉज, ठीक है, आपका जो वायर ऑन रजिस्टर हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज नहीं हो सकता है। क्यों यूज नहीं हो सकता है आपको पूछा गया है इधर, ठीक है, तो क्यों नहीं यूज होता है? एग्जिबिट अनवांटेड इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इधर आपके लिए सही आंसर होगा, क्योंकि आपका जो वायर ऑन रजिस्टर है ये एक उसका तो प्रॉपर्टीज है, उसका रजिस्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उधर आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इधर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आगे। द प्रोडक्ट ऑफ अपरेंट पावर एंड द कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन द सर्किट वोल्टेज एंड करंट इज। ठीक है, मतलब ये बोला गया है आपका एफरेंट पावर का क्या है, P इक्वल टू वी आई जो है ये आपका एफरेंट पावर है। ठीक है, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे कोसाइन एंगल, मतलब कोस फाई जो है आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो फॉर्मूला ये आपका किसका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ट्रू पावर। ठीक है, ये आपका आ जाएगा ट्रू पावर, और एक्टिव पावर भी आपको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इधर आपके लिए सही आंसर होगा कि प्रोडक्ट ऑफ एपरेंट पावर एंड द कोसाइन ऑफ फेज एंगल, ये आपका आ जाएगा ट्रू पावर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं आगे। ये भी आपका होमवर्क है, है ना। 488 ये वाला नंबर आपका होमवर्क है, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलते हैं आगे। इन ए सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी पावर लॉसेस कैन बी टेक प्लेस इन। ठीक है, ये भी मैं पहले आपका सेशन में ये वाला भी बता के आया हूँ कि पावर लॉसेस रेजिस्टेंस पे ही होता है। ठीक है, पावर लॉसेस जो होता है वो रेजिस्टेंस पे ही होता है। तो ऑप्शन सी में शायद दिया, देखिए ऑप्शन सी में दिया गया आपका आर ओनली, ये वाला आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, आपका कैपेसिटिव सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट है वो है आर सी। ठीक है, तो आर सी का मतलब अगर टाइम कांस्टेंट आपका इंक्रीज करेगा तो कैसे होगा, मतलब ये वाला जो चारों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट दिया गया इंक्रीज विथ डिक्रीज कैपेसिटेंस इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये तो नहीं हो सकता। वो बोला कि आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तब जाके आपका टाइम कांस्टेंट जो इंक्रीज हो रहा है, ये सही नहीं है। बी पे दिया गया इंक्रीज विथ डिक्रीज द ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज द रेजिस्टेंस, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं है। और सी में दिया गया इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो गलत है, मतलब आपका जो टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होने से दोनों को इंक्रीज होना पड़ेगा, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी पे दिया गया इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस एंड इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन डी आपका इधर सही आंसर होगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट का ये वाला आपका आ जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट का टाइम कांस्टेंट है आर सी। और अगर मैं बात करूँ आपका इंडक्टिव सर्किट का, तो आपका आएगा एल बाई आर। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट का आपका आएगा एल बाई आर, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलते आगे। स्किन इफेक्ट ऑकर व्हेन द कंडक्टर कैरीज द करंट इन डैश फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपका जो स्किन इफेक्ट होता है उस टाइम आपका कंडक्टर, मतलब ज़्यादा स्किन इफेक्ट का ऑकर होता है आपका जब हाई फ्रीक्वेंसी का सप्लाई रहता है। ठीक है, उधर आपका स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका स्किन इफेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इधर आपका सही आंसर है। एट हाई फ्रीक्वेंसी स्किन इफेक्ट विल बी ऑकर मोर। तो चलते आगे। इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस टू इट्स ट्वाइस वैल्यू एंड रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस टू इट्स हाफ वैल्यू। ठीक है, आपका दिया गया है कि आपका इंडक्टेंस इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, और आपका जो कैपेसिटेंस हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो भी 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों में से कौन सा जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, ये वाला भी आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आप ये मेरे कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। चलते आगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज। ठीक है, आपका एसी में आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखिए ये वाला है एसी का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करने का लिए जो फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू 1/t, मतलब नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको पता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन पे कहा दिया गया है द स्पीड विथ व्हिच द अल्टरनेटर रन, ये तो नहीं है। द नंबर ऑफ साइकिल जनरेटेड इन 1 मिनट, ठीक है, ये तो नहीं है। जनरेटेड इन 1 मिनट आपका नहीं होगा। द नंबर ऑफ पासिंग थ्रू द ए पॉइंट इन 1 सेकंड, देखिए ये दिया गया आपका द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू इन
पॉइंट इन 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में आपका कितना नंबर हुए पास कर रहा है, ये आपका होगा फ्रीक्वेंसी। इंडिया का हमारा स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब आपका 1 सेकंड में 50 साइकिल जो है वो पास हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट को। तो इसलिए आपका जो इंडिया का फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो इधर का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इधर राइट आंसर है आपका। चलते हैं आगे। इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है ये तो पता होगा। इंडक्टिव सर्किट में लैगिंग होता है और कैपेसिटिव सर्किट में लीडिंग होता है, ठीक है। तो इधर लैगिंग तो जरूर होगा, पर कौन किसको लैगिंग करेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया करंट इन फेज विद द वोल्टेज, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस का है, ठीक है। इन फेज का है रेजिस्टेंस का। करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका आ गया सही आंसर, ठीक है। क्योंकि ये आपका आएगा रेफरेंस से आएगा वोल्टेज, और करंट जो है आपका 90 डिग्री जो लैग बिहाइंड करेगा, ठीक है। ये आपका आएगा करंट, ये आपका आएगा वोल्टेज, ठीक है। 90 डिग्री अगर लैग कर रहा है तो ये है आपका इंडक्टिव सर्किट का वेवफॉर्म। ऑप्शन बी इधर आपका सही आंसर है। करंट लीड द वोल्टेज 90 डिग्री, ये आपका है कैपेसिटिव का, ठीक है। करंट लीड द वोल्टेज 90 डिग्री, ये आपका आएगा कैपेसिटिव का। करंट लैग द वोल्टेज 90 डिग्री, ये आपका आएगा इंडक्टिव का। और इन फेज में आपका आएगा वो आएगा रेजिस्टिव का, ठीक है। तो क्लियर हो गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलते हैं आगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंस सेटिंग ऑफ द रियोस्टेट इन व्हिच 650 मिली एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन 150 वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो अब उधर आपको आर निकलने के लिए बोला गया है, आपका वोल्टेज दिया गया है, करंट दिया गया है, तो आर इक्वल टू वी बाई आई जो है आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो वोल्टेज कितना दिया गया है आपका 150 दिया गया है, करंट आपका दिया गया है कितना 650 मिली एम्पियर दिया गया है, तो 10⁻³ जो है नीचे लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको नीचे ना लेके ऊपर लिख लेंगे तो आपके लिए सबसे आसान होगा। ऊपर से अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके उधर आपका प्लस हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने के लिए आपका जो मेथड है वो क्या है, इसको कट कर लेंगे पहले। 5×3 = 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका आ जाएगा 5×13 = 65 आपका आएगा। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए बाद आपका आ जाएगा इसका 0.230, मतलब डेसिमल के बाद 3 वैल्यू आप लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ है इधर, ठीक है। तो ये वाला आपका आ जाएगा 230 जो आपका आएगा सही आंसर है। ऑप्शन डी का जो है सही आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हाउ मच वोल्टेज इज नीडेड टू प्रोड्यूस 2.5 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू द 200 ओम रजिस्टर, ठीक है। आपका जो वोल्टेज निकलने के लिए जो फॉर्मूला है V = IR है, ठीक है। करंट कितना दिया गया है 2.5 का दिया गया है, और आपका रजिस्टर कितना है 200 ओम का है। अगर इसको सोल्यूशन कर लेंगे तो आपका आएगा 500 वोल्ट जो आपका सही आंसर आएगा। ऑप्शन बी का है आपका सही आंसर 500 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, प्रॉब्लमेटिक भी आपका एग्जाम पे डाल सकता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाएगा, पर ये ऐसे बेसिक प्रॉब्लम आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप जो है पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस का जितना भी फार्मूला है और 12 फार्मूला है, ठीक है। इन चारों का 12 फार्मूला, हर एक का 3 का फार्मूला है। तो ये सबको आप याद करके जाइए, एक ही प्रॉब्लम आप नहीं छूट के आएंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हाउ मच करंट इज प्रोड्यूस बाय द वोल्टेज ऑफ 18 kV अक्रॉस ए 15 किलो ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। 18 kV अक्रॉस द 15 किलो ओम रेजिस्टेंस, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका पूरा का सॉल्यूशन, सिर्फ आंसर बताने से नहीं चलेगा, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताना, ठीक है। 497 का। चलते हैं आगे। इधर बोला गया है कि 7000 वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड आज, ठीक है। 7000 वोल्ट, ठीक है। 7000 वोल्ट को आप किस तरह सा एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसको 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ भी बोल सकते हैं। तो 10⁻³ का मतलब हो गया के, ठीक है। तो वोल्टेज है भी, तो 7 kV, ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है, ठीक है।
7000 वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द 7 kV। ठीक है, चलते आगे। हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन π/3 रेडियन। ठीक है, π/3 में आपका कितना डिग्री जाता है, आप ये वाला यह देखिए, पाई का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। ठीक है, इसलिए 180/3 कितना आपका आ जाएगा, 60 जो आपका आ जाएगा सही आंसर है, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर। ठीक है, मैं ये वाला सवाल इसलिए डाला हूँ क्योंकि पाई का वैल्यू जो 180 है, ये आपको पता होगा तो ये वाला आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलते हैं आगे। तो आज का सेशन यही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि 500 मतलब ये वाला जो सवाल है 5 लास्ट जो सवाल, ये वाला थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है शायद। ठीक है, तो ये वाला सवाल आज डिस्कशन नहीं हो पाएगा। तो ये सेशन, ये वाला आखिरी सेशन आपका यही ख़त्म होता है। इसके बाद का जो सेशन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस का एक सेशन आएगा, मतलब उसमें आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी फंडामेंटल है और उसका जो न्यूमेरिकल है वो सारे डिस्कशन होगा। ठीक है, क्योंकि आप सारे एग्जाम पे आपके VSSC पे देख लीजिए, LMRC पे देख लीजिए या दिल्ली मेट्रो में देख लीजिए, सारे में आपका जो है आता ही आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन है इसका बाद का। ठीक है, ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कीजिए। आज का सेशन ख़त्म होने से पहले जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि वीडियो का रिलेटेड जो अपडेट आपको आता रहेगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आपका तैयारी भी जोरदार चालू रखिए।